नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 2022 की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का विस्तार से हम विश्लेषण करेंगे, जो आपकी आगामी 10 और 11 सितंबर को आयोजित होने वाली जूनियर इंस्ट्रक्टर, जेईएन और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे ही। इसके अलावा भी आपके रीट मेंस एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम, आरओ, ईओ इत्यादि जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए आपका ये सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। और इस सीरीज के अंतर्गत हम जिन पेपरों का डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको उसका सिलेबस भी बता देंगे कि इस पेपर में किस किस टॉपिकों से संबंधित कौन से क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो पेपर है, ये कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का है, जो कि 18 मई 2022 को इस पेपर का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाया था। और इस पेपर में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान भूगोल और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कुल 40 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत से संबंधित ये 17 टॉपिक रहेंगे। और राजस्थान भूगोल से संबंधित है ये आपके 16 टॉपिक है। इसके अलावा राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित इन टॉपिकों से जुड़े 8-10 सवाल भी आपको साथ में देखने को मिलेंगे। तो मोस्टली राजस्थान की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इनमें आपका यही सेम ही सिलेबस रहने वाला है। और इस सिलेबस पर आधारित किस प्रकार से सवाल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मई 2022 के पेपर में पूछे हैं, उनका आइए हम डिस्कस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो ये कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर है। 18 मई 2022 को इस परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाया था। तो आइए इसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, साहित्य, परंपरा और विरासत और राजस्थान की पॉलिटी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। पहला सवाल इसमें जो पूछा गया है वो है, कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर प्राचीन ऐतिहासिक स्थल दे रखे हैं राजस्थान के, और आगे दिया है उत्खननकर्ता यानी कि एग्जावेटर। ठीक है, तो देखिए, विराट सभ्यता उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, आहड़ एसपी जैन, कालीबंगा ए घोष और बागोर है वो वीरेंद्रनाथ मिश्र यानी कि VN मिश्र। तो यहाँ पर इस सवाल को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फाइनल जो आंसर की है, अंतिम उत्तर कुंजी है, उसके तहत इसको डिलीट किया है। और डिलीट करने की पीछे वजह भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहाँ पर विराट सभ्यता है तो ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, महाभारत कालीन भी अवशेष मिले हैं। इसकी उत्खनन जो कार्य किया था वो दयाराम साहनी ने किया था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आहड़ का उत्खनन कार्य SP जैन नहीं है। आहड़ का उत्खनन कार्य RC अग्रवाल यानी कि रत्नचंद्र अग्रवाल, HD सांकलिया और अक्षकीर्ति व्यास ने किया था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आहड़ 1953 में सबसे पहले अगर उत्खनन कार्य की बात करें तो सबसे पहले आहड़ का उत्खनन कार्य है ये आपका किसने किया था, अक्षकीर्ति व्यास ने 1953 में। उसके बाद में रत्नचंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया। तो यहाँ पर ये सही आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं कालीबंगा की, तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य अमलानंद घोष ने नहीं किया था। 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी, सबसे पहले इस स्थल को खोजा था। तो कालीबंगा के खोजकर्ता एक घोष है, अमलानंद घोष है। उसके बाद में BB लाल, BK थापर और MD खरे ने इसका उत्खनन कार्य किया था। ठीक है, तो इसीलिए ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, दो आंसर है वो राइट है, इसीलिए इस सवाल को है वो बोर्ड के द्वारा डिलीट किया गया है। बागोर सभ्यता, यहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसकी उत्खनन कार्य है वो VN मिश्र के द्वारा किया गया था। बागोर भीलवाड़ा में स्थित पुरातात्विक स्थल है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में सुरक्षित वनों का प्रतिशत है, यानी कि राजस्थान के कितने प्रतिशत वन है वो सुरक्षित कैटेगरी के अंतर्गत है। राजस्थान वन विभाग के द्वारा वनों का 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है वनों को, सुरक्षित यानी कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी, आरक्षित रिजर्व कैटेगरी और अनक्लासिफाइड यानी कि अवर्गीकृत कैटेगरी, जिसमें आपको तीनों ही ध्यान रखना है। मैंने अलग से फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021 यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पर अपलोड की गई है, जिसे आप देख सकते हैं अलग से, वन रिपोर्ट और पशुधन रिपोर्ट। तो देखिए, राजस्थान में अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो वो है 56.43% नवीन डेटा के अनुसार, 37.05% है ये आपकी आरक्षित वन है, आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड कैटेगरी। अब तीसरी जो कैटेगरी बची है वो है अनक्लासिफाइड अवर्गीकृत, वो है 6.52%। यानी कि देखिए तीनों ही देखिए, प्रोटेक्टेड सुरक्षित है 56.43, आरक्षित है 37.05 और अवर्गीकृत है 6.52%। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान के जो टोटल भूभाग है उसके 9.60% भाग पर वनों का विस्तार है। पहले था 9.57% और 2021 के नवीनतम जो फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग है 9.60% भूभाग पर वनों का विस्तार है। सबसे अधिक वन उदयपुर में और सबसे न्यूनतम वन है वो आपके चूरू जिले में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है, कौन सी स्थलाकृतिक अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित सवाल पूछा गया है। बोराट का पठार, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, लसाड़िया का पठार और गिरवा पहाड़ियां। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं ये आपकी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। अरावली जो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर लगभग, इसकी लंबाई है कुल 692 किलोमीटर, राजस्थान में है 550 किलोमीटर, यानी कि 80% राजस्थान में अरावली फैली हुई है। और अरावली के अंतर्गत मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं ये अरावली पर्वत श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। तो ये कहाँ पर है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा में स्थित है और ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व जो भाग है हाड़ौती का पठार है इसका पार्ट है। तो ये किसका भाग है, हाड़ौती के पठार का, मुकुंदरा की पहाड़ियां। बोराट के पठार की बात करें तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठारी भाग है इसे बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठारी भाग लसाड़िया का पठार कहलाता है, उदयपुर में है। गिरवा यानी कि उदयपुर की जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं उसे स्थानीय भाषा में गिरवा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके तीनों ही दक्षिणी राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है। राजस्थान के जो पर्यटन स्थल है और जिले दे रखे हैं जिसमें कि कौन सा सही से आपका करेक्टली मैच है वो नहीं है। तो देखिए, फूल सागर कहाँ पर है, बूंदी में। पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर है अलवर में। किराड़ू मंदिर झालावाड़ और चंद्र महल सिटी पैलेस जिसे कहते हैं ये आपका जयपुर में है। तो यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। किराड़ू का मंदिर आपका कहाँ स्थित है, बाड़मेर में स्थित है जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और हाड़ौती के भंडदेवरा में शिव मंदिर है जिसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है राजस्थान की, जो राजस्थान की जन जागरण टॉपिक एक दे रखा है आपके इस सिलेबस में और उसी जन जागरण से संबंधित ये सवाल पूछा गया है। तो इसमें देखिए, सॉरी, संस्था और उसकी स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में हुई, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज कहते हैं जिसे। और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इस नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष चुने गए थे। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई, तो ये भी सही है। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 ये भी सही है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 ये भी सही है। अब इसमें देखिए, अगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात करें तो उन्होंने फाइनल आंसर की में इसका राइट आंसर है उसी माना है, लेकिन सी भी
अगर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक देखें तो उसमें सी भी सही हो रहे हैं। किस प्रकार से कि जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, यह सबसे पहले 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से चांदमल सुराणा ने एक सभा स्थापित की थी, मरुधर हितकारिणी सभा। उसके बाद में जय नारायण व्यास आते हैं और 1923 में मरुधर हितकारिणी सभा को कर देते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा। ठीक है, तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है वो बताती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तीनों में सबसे सुटेबल देखा जाए तो ये तो बहुत ही कंफर्म रूप से सही है, नरेंद्र मंडल 1921, राजस्थान सेवा संघ 1919 और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927। तो यहाँ पर इसको इनमें से ही अगर चुनाव करना है तो सी हमें राइट आंसर है वो चुनना होगा यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ राजस्थान सेवा संघ के बारे में काफी बार सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिए 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकिर और विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक सदस्यों में से गिने जाते हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा और बूंदी में इनकी शाखाएं खोली गई। 1920 में इसका मुख्यालय है वो वर्धा से स्थानांतरित करके अजमेर ला दिया और तरुण राजस्थान इस संगठन का बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र था। नेक्स्ट है आर्टिकल 243 फे में क्या वर्णित है। ये नगरपालिका से संबंधित सवाल पूछा गया है, नगरपालिका एक्ट से संबंधित। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 से लगा करके 243 ओ तक तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का वर्णन है और उसके बाद में आपका नगरीय स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट है, अर्बन गवर्नमेंट शहरी निकाय है, उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में 243 फे में अगर देखा जाए तो 243 फे में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज मेंबर यानी कि नगर पालिका सदस्यों की जो निर्हरता है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है उसके बारे में 243 वी के अंतर्गत वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पर डी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो आपका भैंसरोडगढ़ है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। रणथंभौर का हम्मीर रासव जो ग्रंथ है इसमें रणथंभौर दुर्ग का प्राचीनतम नाम है वो आपका बताया गया है रण स्तंभ और पुर। कौन सा पुर? रण स्तंभपुर रणथंभौर का प्राचीन नाम बताया गया है। कुंभलगढ़ को एस्टुकन भी कहा गया है। सिवाना दुर्ग आपका कहां पर है? बाड़मेर में है। ठीक है, नेक्स्ट 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी थी। तो ये जो डेटाज हैं करंट वाले, तो इनको आप समय समय पर अपडेट करते हुए चलिए। अब 2022 में अगर बात करें तो आपकी आर्थिक समीक्षा जो नवीनतम आई है उसमें 31 मार्च 2021 तक का डेटा है। तो आपसे वर्तमान में अगर पूछिए तो 31 मार्च 2021 के अंतर्गत राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई अगर पूछी जाए तो वो आपको बताना है। और 2020 में ये जो पूछी है 20 वाली, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा 2,69,028 किलोमीटर। वर्तमान में अगर आपसे पूछी जाएगी 31 मार्च 2021 में राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 2,72,959 किलोमीटर। कितनी? 2,72,959 किलोमीटर। और राजस्थान में सड़कों का घनत्व पूछे तो 79.66 वर्ग किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर 79.76 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में सड़कों का है वो डेंसिटी है, घनत्व है। नेक्स्ट है इन विच एग्रो क्लाइमेट रीजन ऑफ राजस्थान जयपुर, दौसा एंड अजमेर इंक्लूडेड। यानी कि राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में जयपुर, दौसा और अजमेर है वो शामिल है। तो ये है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, सेमी एरिड वेस्टर्न प्लेन है। इसमें राजस्थान के जयपुर, दौसा, अजमेर इत्यादि जिले हैं वो सम्मिलित हैं। तो ये देखिए राजस्थान का कृषि जलवायु खंड है। राजस्थान को मोटे तौर पर सामान्यतः 5 कृषि जलवायु खंड और अगर और इसका डिवाइडेशन करें तो राजस्थान को कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। जिसमें हमसे पूछा गया था कि बाढ़
सॉरी, जयपुर, दौसा, टोंक, ये जो जिले हैं, तो जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, ये थर्ड ए के अंतर्गत आते हैं। थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। ठीक है, यहाँ पर देखिए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान ये आ गए। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर है, ये आपके थर्ड बी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान के अंतर्गत आते हैं। तो इसका भी एक सेपरेटली वीडियो आपको इसी ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन या यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, तो उसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ताकि आपका राजस्थान की कृषि जलवायु खंड वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया। 74वां संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान है उसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, और 74वां संविधान है उसमें शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में वर्णन है। ठीक है, तो ये संविधान है संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया था 1 जून 1993 को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कजली तीज, जो कि बूंदी की प्रसिद्ध है, ये आयोजित कब होती है। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज कहते हैं, बड़ी तीज कहते हैं, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आयोजित होती है। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। तो दुगारी चित्रकला शैली से संबंधित बहुत बार सवाल है वो पूछा गया है। तो दुगारी चित्र शैली का संबंध है ये बूंदी पेंटिंग स्टाइल से है, बूंदी शैली से है। और बूंदी की जो शैली है ये आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है, पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी चित्र शैली किसके लिए, पशु पक्षियों के लिए। कोटा की शिकार के लिए, बूंदी की पशु पक्षियों के लिए। और दुगारी है ये आपकी बूंदी चित्र शैली से संबंधित है, अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और मेवाड़ चित्रशैली राजस्थान की सबसे जो प्राचीनतम अगर चित्रशैली की बात करें, पेंटिंग स्कूल की बात करें, तो ये मेवाड़ स्कूल मानी जाती है। किशनगढ़ में आपकी जो बनी ठनी है ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। ठीक है, सावंत सिंह या नागरीदास के शासनकाल में निहाल चंद मोर ध्वज ने बनी ठनी है वो आपकी बनाई थी पेंटिंग। नेक्स्ट है परवन, निवाज, आहू और ये जो सहायक नदियां हैं ये किसकी है। तो ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं, परवन, निवाज, आहू, काली सिंध की। ठीक है, नेक्स्ट है भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि खेरी किसकी नस्ल है, ये भी सवाल काफी बार पूछा जाता है। तो मोटे तौर पर ध्यान में रखिए कि खेरी है ये आपकी भेड़ की नस्ल है। अब ये भेड़ की नस्ल कहाँ पाई जाती है, तो ये जो भेड़ की नस्ल है ये आपके पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, नागौर और पाली जिलों में भेड़ की खेरी नस्ल है वो पाई जाती है। इसके अलावा भेड़ की कौन सी नस्ल है, तो आपकी बात करें सोनानी, इसे चनौथर भी कहते हैं, सोनानी, चनौथर, पुगल, नाली, मारवाड़ी, मगरा, ये सारी आपकी भेड़ों की नस्लें हैं। नेक्स्ट, कौन सा युग असंगत है, लोक देवी दे रखी है और उनसे संबंधित प्रमुख मंदिर कौन सा है। तो ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसन 12 में, बिल्कुल सही है। नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर में है। आवरी माता, जिसे असावरा माता भी कहते हैं, चित्तौड़गढ़ में मंदिर है। जिलानी माता जसोल बाड़मेर, यही असंगत है। जिलानी माता का मंदिर कहाँ है, अलवर में स्थित है। कहाँ पर, अलवर में स्थित है। और जसोल बाड़मेर में रानी भटियाणी का मंदिर है। भटियाणी का मंदिर कहाँ है, जसोल बाड़मेर में। इसके अलावा भी विकल्पों वाले भी अच्छी तरीके से आप देख लीजिए कि ब्राह्मणी माता का प्रसिद्ध मंदिर सोरसन 12 में है, जहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है। नारायणी माता राजगढ़ अलवर और आवरी माता असावरा चित्तौड़गढ़ में इसका मंदिर है, अच्छे से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है स्त्रियों के द्वारा। तो देखिए तिमणिया, मांदलिया, टेवटा और ओगनिया। तो यहाँ पर आभूषण कहा गया है, तो तिमनिया और तेवटा ये एक ही बात है, ये गले के द्वारा गले पर पहने जाने वाले स्त्रियों का आभूषण है, जिसे तेघड़ भी कहते हैं।
तेधड़ नहीं, तेधड़ अलग है, तेगड़ अलग है। तेगड़, तिमटिया, तेवड़, तिमणिया और तेवटा ये स्त्रियों के द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है। मांदलिया भी गले में पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है। ओगनिया है, ये आपका कान का आभूषण है। झेला, झमेला, पीपल पत्रा, ओगनिया, लूंग ये प्रमुख कान के आभूषण है। अगर गले के आभूषण की बात करें तो इसमें एक आप जोड़ दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चंपाकली आभूषण। ये भी गले का आभूषण है, गर्दन का आभूषण है। तो तिमटिया, तेवटा, मांदलिया, चंपाकली, ठीक है, कंठी, ये सारे के सारे आपके गले के आभूषण है। जोरावा लोकगीत का संबंध है, तो जोरावा लोकगीत आपका पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में गाया जाता है, तो यहाँ पर जैसलमेर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर अवस्थित नहीं है? NH 8 जो कि राजस्थान का सबसे बिजी नेशनल हाईवे है, व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है पुराने क्रमांक के अनुसार अगर बात करें तो देखिए NH 8 पर अवस्थित शहर कौन सा नहीं है? तो जयपुर है, ब्यावर भी है, अजमेर और पाली। तो इसमें भी अगर बात करें तो सबसे सटीक आंसर तो इसका होगा डी, लेकिन सवाल इस बोर्ड के द्वारा फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसे डिलीट किया गया है, क्योंकि ये जो शहर की बात यहाँ पर हो रही है, जिले से होकर तो जाता है, अजमेर जिले से भी होकर जाता है, लेकिन अजमेर शहर से होकर, अजमेर सिटी से होकर NH 8 है वो नहीं गुजरता है। आप मैप पर देखिए, सर्च कीजिए NH 8 तो देख पाएंगे कि अजमेर सिटी से होकर नहीं गुजरता है, काफी दूरी से होकर गुजरता है। इसलिए इस सवाल को है वो बोर्ड के द्वारा डिलीट किया गया है। ठीक है, तो NH 8 अजमेर सिटी से नहीं गुजरता है, ये आप ध्यान रखिए। सबसे पहले अगर बात करें तो जयपुर की कोटपुतली से, दूदू से होता हुआ ये जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी और डी दोनों राइट है, इसलिए सवाल को डिलीट है वो किया गया है। नेक्स्ट है, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी प्रोजेक्ट, कौन सा परियोजना है वो तैयार की गई है? सेई, ओरई, ब्राह्मणी बनास और माही बनास। तो बीसलपुर जो बांध है ये सबसे पुराना बांध है राजस्थान का। विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ ने बीसलपुर जो शहर है ये बसाया था आपका, और बीसलपुर बांध यहाँ का, इस बांध के में जो पानी की आवक है वो बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना है, ये आपकी तैयार की गई है, ब्राह्मणी बनास परियोजना। सेई परियोजना की बात करें तो ये आपकी पाली की जवाई जो नदी है, जवाई बांध है, जवाई नदी है, तो इस जवाई नदी की परियोजना है। सेई परियोजना किस नदी पर है? जवाई नदी पर या जवाई बांध पर है। ओरई परियोजना ये आपकी ओरई नदी पर है। ठीक है, और माही बनास आप सभी अच्छे से जानते ही हैं। नेक्स्ट है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है। बहुत बार ये सवाल रिपीट हो चुका है, तो भाकर सिरोही जिले की तीव्र ढाल युक्त और उबड़ खाबड़ पहाड़ी जिसे स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। और गिरवा ये क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि उदयपुर में जो तस्तरीनुमा पहाड़ियां हैं, उदयपुर के आसपास की तस्तरीनुमा पहाड़ियां, उसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। बोराट, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य पठारी भूभाग बोराट है, और थली पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें जो रेतीले टीले युक्त जो भूमि है उसे थल या थली कहते हैं, मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट है, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता है, दिल्ली में पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण इसी ने करवाया था। ठीक है, तराइन का युद्ध इसी ने ही लड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम है कर्पूरी देवी और पिता का नाम है सोमेश्वर। महाराणा प्रताप के माता का नाम की बात करें तो जयवंता कुंवरी महाराणा प्रताप की माता का नाम था। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ? तो
RGDP, ये जो एक्ट है राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 है, ये कम इंटू फोर्स आया था 14 नवंबर 2011 में। पिछली जो आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पिछली सरकार थी, उसमें ये राजस्थान पब्लिक गारंटी डिलीवर एक्ट है वो लाया गया था। ठीक है, तो इसमें आप याद रखें तो जवाहरलाल नेहरू है, पंडित नेहरू, जिसे चाचा नेहरू भी कहते हैं। ठीक है, और नेहरू की जयंती है जिसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी नेहरू की जयंती पर ये राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी एक्ट 2011 है वो कम इंटू फोर्स हुआ था 14 नवंबर 2011 को। नेक्स्ट सवाल, एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के शासक ने की थी। एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। किसने? राम सिंह द्वितीय ने। ये एल्बर्ट म्यूजियम जयपुर में स्थित है, रामबाग। और साथ ही साथ आप ध्यान में रखिए कि एल्बर्ट म्यूजियम के डिजाइनर कौन थे। तो एल्बर्ट म्यूजियम के डिजाइनर थे आपके स्विंटन जेकब। ठीक है, जेकब ध्यान में रखिए, सैमुअल स्विंटन जेकब है ये आपके इस एल्बर्ट म्यूजियम के डिजाइनर थे। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? जलवायु, प्रदेश और जिला। BWHW ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। कोपेन थॉर्नवेट्रिवार्था ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। तो BWHW श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, ये जो पश्चिमी राजस्थान है ये BWHW में आता है। BSHW जयपुर ये सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग है जयपुर का। इसके अलावा टोंक हो गया, आपका अलवर, भरतपुर हो गया, ये सारे के सारे CWG के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और AW हाड़ौती का प्रदेश हो गया, कोटा। इसके अलावा झालावाड़, बांसवाड़ा, ये जो भाग है ये आपके AW के अंतर्गत है वो आते हैं। तो ये कोपेन का वर्गीकरण है। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। BSHW जयपुर नहीं है। BSHW आपका अगर राजस्थान की बात करें इस प्रकार से राजस्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भाग है ये तो आपका किस में आ जाएगा, थोड़ा सा ये चूरू वाला भी भाग इसमें ले लिया जाए, BWHW। इसके बाद में यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला है, और ये राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है ये तो AW के अंतर्गत आ जाएगा, और ये CWG के अंतर्गत, ये BSHW के अंतर्गत, ये बीच वाला है ये BSHW के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि बूंदी का है, ये राजस्थान का चौथा बाघ परियोजना है, टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसकी अधिसूचना ऑफिशियली जारी हो गई है। तो राजस्थान में वर्तमान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं? 4। कौन से? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। 4 आपकी राजस्थान के टाइगर प्रोजेक्ट है, रण, सर, मुकुंदरा और राम। नेक्स्ट, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास उत्पादन होता है? तो अमेरिकन कपास है ये राजस्थान के उत्तरी जिले गंगानगर और बांसवाड़ा में उत्पादित होता है। सबसे अधिक अगर बात करें तो गंगानगर और बांसवाड़ा राजस्थान के सबसे उत्तरी जिला और राजस्थान के सबसे दक्षिणी जिला, इसमें अमेरिकन कपास होता है। और इसी अमेरिकन कपास को राजस्थान के उत्तरी जिलों में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है। और कपास को स्थानीय भाषा में कहते हैं बढ़िया। क्या कहते हैं? बढ़िया। और अमेरिकन कपास को स्थानीय भाषा में नरमा कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट, अगला सवाल, दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है। तो दादू पंथ राजस्थान का एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है, दादू पंथी संप्रदाय, जिसकी स्थापना संत दादू दयाल जी ने की थी। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, और इसकी प्रधान पीठ है वो आपके नरैना जयपुर में है, नरैना जयपुर में। ठीक है, अब दादू पंथ में जो सत्संग स्थल है
वो आपका अलकदरीबा कहलाता है, अलकदरीबा। ठीक है। मुक्ति धाम क्या है? तो मुक्ति धाम विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि स्थल का नाम है मुक्ति धाम या तालवा। ठीक है। और एक बात आती है सत्संग स्थल। अलकदरीबा तो किसका है? दादू पंथ का। और शास्त्री है वो विष्णु संप्रदाय का है। सत्संग स्थल कहे या जहां पर हवन यज्ञ पहल इत्यादि होते हैं तो वो विष्णु संप्रदाय का सत्संग स्थल है, वो शास्त्री कहलाता है। अलकदरीबा दादू संप्रदाय। ठीक है। नेक्स्ट है चिकनी कोथली क्या है? तो ये राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और विरासत से संबंधित ये महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है। तो चिकनी कोथली है, ये एक प्रकार की रस्म है। किसकी? शादी की एक रस्म। तो शादी की एक रस्म क्या है? चिकनी कोथली। हूँ गोरी किन पीवरी किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक राजस्थान की जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित काफी ज्यादा ही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हूँ गोरी किन पीवरी ये जो रचना है ये आपकी किसकी है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। इन्होंने और भी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं जिसका नाम है चांदा सेठानी, जमारो, चांदा सेठानी, जमारो, जोग संजोग, जोग संजोग और समंद अर्थार, समंद अर्थार। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है। कौन सी? जोग संजोग, समंद अर्थार, चांदा सेठानी और जमारो। अगर बात करें विजयदान देथा की या बीजी की, तो विजयदान देथा ने अलेकू हिटलर महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है। पहली महत्वपूर्ण रचना लिखी है तो अलेकू हिटलर है पहली। इसके अलावा विजयदान देथा की महत्वपूर्ण रचना है बातारी फुलवारी, और इनकी रचना अलेकू हिटलर पर महत्वपूर्ण फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है। इसके अलावा रंगे राघव और श्रीलाल नतमल जोशी की बात करें तो नतमल जोशी की कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें एक है, आप ध्यान रखिए, नतमल जोशी की आभे पटकी। किसने पटकी? आभे यानी कि ऊपर से, बादलों के द्वारा, आसमान के द्वारा, आसमान से पटकी हुई। आभे पटकी, आभे पटकी, परनियोड़ी कंवारी, दोहरारो धोरी, एक बींदनी दो बींद इत्यादि महत्वपूर्ण रचनाएं श्रीलाल नतमल जोशी जी की है। नेक्स्ट है पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? सिरोही, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़। तो पूर्व पश्चिम जो गलियारा है ये आपका झालावाड़ से होकर है वो नहीं गुजरता है। सिरोही, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ यहाँ से होकर पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरता है, जिसकी राजस्थान में 641 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक तो है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, एक है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर केवल राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरता है, लेकिन पूर्व पश्चिम कॉरिडोर राजस्थान के काफी जिलों से होकर गुजरता है। अगर आप मैप के जरिए देखना चाहे तो देखिए, ये है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो कि गुजरात के पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक को जोड़ता है। और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को जोड़ता है, जो राजस्थान के धौलपुर जिले से होकर गुजरता है। लगभग 28 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की। और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, ये आप यहाँ पर देखिए, राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं जिसमें कोटा और कोटा 12, इसके अलावा आपका चित्तौड़गढ़ आ जाता है, सिरोही आ जाता है। ये जो जिले हैं ये भीलवाड़ा है, आपके पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के हिस्से हैं। ठीक है। लेकिन झालावाड़ नहीं है, क्योंकि झालावाड़ तो बहुत ही यहाँ पर नीचे पड़ जाता है, दूर पड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? तो गिरी सुमेल का जो युद्ध है ये जनवरी 1544 में लड़ा गया था, शेरशाह सूरी की सेना और मालदेव की सेना के बीच में। ठीक है।
शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अगर बात करें 1437 में, तो 1437 में सारंगपुर का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था महाराणा कुंभा ने। इसी युद्ध के उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 1540 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का है वो जन्म होता है। तो इस प्रकार से आप इनको एक दूसरे से इंटरलेट करते हुए है वो याद रखिए। नेक्स्ट है, कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? तो राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल, धन विधेयक अगर विधानसभा में प्रेजेंट करना होता है तो राज्यपाल से पूर्व अनुमति लेनी होती है। ठीक है, यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। बिल्कुल, धन विधेयक है वो सरकारी व्यक्ति के द्वारा पेश किया जाता है और सरकारी व्यक्ति में मंत्री ही आते हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री हो। 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाता है। विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है, कोई भी सदस्य नहीं, केवल मंत्री पेश कर सकते हैं। और ये भी यहाँ पर काफी अंश तक ये भी गलत है, क्योंकि 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाता है। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा कि स्वतः पारित कहाँ से होगा, विधानसभा से स्वतः पारित होगा कि राज्यपाल के पास से स्वतः पारित होगा। तो इसीलिए इस सवाल को है वो बोर्ड के द्वारा डिलीट किया गया है। ठीक है, और धन विधेयक के संबंध में ये निर्णय कौन करता है, ये बात कौन कहता है कि ये पर्टिकुलर जो विधेयक है, पर्टिकुलर बिल है, ये धन विधेयक है या नहीं है, तो इसकी पुष्टि करता है ये विधानसभा स्पीकर करता है। विधानसभा अध्यक्ष है वो पुष्टि करता है कि पर्टिकुलर बिल है वो धन विधेयक है या नहीं है, मनी बिल है या नहीं है। नेक्स्ट है, ढूंढ लोध प्रसिद्ध है। तो ढूंढ लोध ये आपकी हवेलियों और परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की एक हवेली है जिसका नाम है गोयनका की हवेली। गोयनका की हवेली काफी प्रसिद्ध है। कई स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता होगा कि ढूंढ लोध आखिर है कहाँ। तो ढूंढ लोध प्रसिद्ध तो किसके लिए है, हवेली और परंपरागत जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स है उनके लिए है। लेकिन ये आपका कहाँ पर है, झुंझुनू में है, शेखावटी में है ढूंढ लोध। मेहनसर, ढूंढ लोध ये प्रसिद्ध आपकी हवेली स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ढूंढ लोध झुंझुनू में है, हवेली परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक कैबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो राज्य सूचना आयोग ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक स्टेच्यूरी बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक स्टेच्यूरी बॉडी है। ठीक है, और एक है ऑटोनोमस बॉडी। अब इसकी गठन 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त है, सूचना आयोग है, ये अस्तित्व में आया था। ये एक सदस्यीय आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष ही होता है। ठीक है, तो अगर सूचना आयुक्त की नियुक्ति करना है तो इसके लिए एक कमेटी है वो गठित होती है, जिस कमेटी का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, विधानसभा का स्पीकर और कैबिनेट मंत्री होता है, ये इनके होते हैं सदस्य। ठीक है, तो यहाँ पर हाईकोर्ट का न्यायाधीश इसके सदस्य में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और एम डी कोरानी राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। ठीक है, नेक्स्ट है, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर जो प्लांट है ये आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, सीसा जस्ता की प्रसिद्ध जो खान है ये आपकी उदयपुर के जावर में स्थित है। ठीक है, तो एक तो आपका स्मेल्टिंग प्लांट है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, और एक आपका जावर उदयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? तो ग्रियर्सन इन्होंने 1912 में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसने लिखी? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले जो राजस्थानी शब्द है
इसका प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किसने किया, वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और इन्हीं ग्रियर्सन महोदय ने सबसे पहले जो भीली बोली है, जो वांगड़ी बोली है, दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में वांगड़ प्रदेश में बोली जाती है, इस वांगड़ी बोली को इन्होंने भीली बोली कहा था, क्योंकि ये मोस्टली भील बाहुल्य जनजाति के द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है। इसके अलावा बात करें निमाड़ी, तो निमाड़ी और रांगड़ी है, ये आपकी किसकी है? मालवी की उपबोली है निमाड़ी और रागड़ी। अहिरवाटी है, ये आपकी उत्तर पूर्वी राजस्थान में मेवाती है, इस मेवाती की उपबोली है। डिंगल पश्चिमी जो मारवाड़ी है, इस मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है, ये आपका डिंगल कहलाता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सुधा प्रबंध किसने लिखी? तो सूड प्रबंध लिखी थी महाराणा कुंभा ने। सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है संगीत राज। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ये कुंभा के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। संगीत राज से संबंधित सवाल काफी बार पूछा जाता है कि संगीत राज कितने कोशों में विभक्त हैं? तो ये 5 कोशों में विभक्त हैं, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। मंडन, तो मंडन महाराणा कुंभा के दरबारी थे और ये प्रसिद्ध शिल्पकार थे। इन्होंने कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इनका शिल्प का कार्य है, ये इसी मंडन ने किया था। नेक्स्ट सवाल है दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई है, किसने लिखी है? तो दुविधा कहानी है और इस पर फिल्म भी बनाई गई है, इसने लिखी है कोमल कोठारी, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा और चंद्र सिंह बिरकाले। तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर है। विजयदान देथा ने दुविधा कहानी लिखी है और इस पर फिल्म भी बनाई गई है अमोल पालेकर के द्वारा। ठीक है। आप देखिए बिज्जी विजयदान देथा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, चाहे दुविधा हो, इसके अलावा बातारी फुलवारी, और एक है कांचली। कांचली इसकी इनकी प्रसिद्ध रचना है और कांचली पर रिसेंटली एक राजस्थानी फिल्म बनी है जिसका नाम भी कांचली है। तो आप गूगल पर सर्च करके समय मिले तो देखना, बहुत ही अच्छी फिल्म है कांचली। ये भी विजयदान देथा जी की कहानी पर आधारित है। ठीक है। ये राजस्थानी भाषा में इस फिल्म में है वो अभिनय किया गया है। तो दुविधा, अलेकू हिटलर, बातारी फुलवारी, ये विजयदान देथा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगर बात करें कन्हैयालाल सेठिया की, तो कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल पीथल, धरती धोरारी, लीलटांस इत्यादि कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है। नेक्स्ट है ढाई दिन का झोंपड़ा मूलतः था। तो ढाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में स्थित है और मूल रूप से ये संस्कृत पाठशाला थी, संस्कृत कॉलेज थी। ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि जो ढाई दिन का झोंपड़ा था ये मूल रूप से संस्कृत कॉलेज था, तो इस संस्कृत कॉलेज का निर्माण है वो किसने करवाया था? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आज को इस सवाल, इस जो सेशन है, इस सेशन का आपका ये सवाल रहेगा। नेक्स्ट है भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? 1.16%। तो भारत का 1.16% सतही जल ही राजस्थान में मिलता है, यानी कि पूरे भारत देश है, पूरे भारत में जितना भी सतही जल है उनका मात्र 1.16% ही राजस्थान में है। अगर जनसंख्या की बात करें तो लगभग 5.5% भारत की जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है। लगभग टोटल भारत का 10.51% भाग है, ये भूभाग राजस्थान में पाया जाता है। लेकिन जल की बात करें तो मात्र 1% जल ही राजस्थान में सतही जल है, जो कि विशुद्ध रूप से पीने योग्य पानी है। ठीक है। तो जल का संरक्षण है वो अति आवश्यक है। और यह जो सवाल पूछा गया है, ये सवाल आपके भूगोल के अंतर्गत एक टॉपिक दे रखा है जल संरक्षण, और उसी जल संरक्षण से जुड़ा ये सवाल आपसे
पूछा गया है, जो कि आर्थिक समीक्षा में भी लिखा गया है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस पेपर में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों का डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण पेपर के एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।